अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका होस्ट आसिम रज़ा ठाकुरे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और जब भी आप आर्टिकल या थीसिस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला मसला जो आप लोगों को दरपेश होता है वो है कि किसी भी टाइटल को या रिसर्च टॉपिक को, थीसिस को, आर्टिकल को इंट्रोड्यूस कैसे करवाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आज हम जो जिसकी बात करेंगे वो आज का जो पोर्शन है थीसिस के अंदर और आर्टिकल के अंदर, वो है इंट्रोडक्शन का पोर्शन, जिसको बाज़-औक़ात जो है आर्टिकल के अंदर बैकग्राउंड का भी लिखा गया होता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को स्टैटिस्टिकल कंसल्टेंट जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन जो है उसको पुश नहीं किया तो काइंडली कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को आप लोगों तक पहुँचे और जितना भी नॉलेज है वो आप लोगों तक भी पहुँच जाए और आप लोगों के साथ साथ मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। चलें जी, अब हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि आर्टिकल के अंदर और थीसिस के अंदर इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। तो हम अभी इससे रिलेटेड मैंने कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाली है और कोशिश की है कि इसी के अंदर ही हम इसे एक्सप्लेन कर दें। जब भी हम थीसिस लिखते हैं तो थीसिस के अंदर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट का क्राइटेरिया कुछ और होता है, एमएस का क्राइटेरिया कुछ और है और पीएचडी का क्राइटेरिया कुछ और है। अगर हम ये अंडर ग्रेड्स की बात करें तो उसमें पेजेस मोस्टली 3 to 5 हैं। वर्ड की लिमिटेशंस हो सकती हैं, पेजेस की लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन उसमें मटेरियल आपने यही डालना है जो मैं बताऊंगा। इसी तरह अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर जो हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन की, उसको अक्सर बैकग्राउंड की हेडिंग से भी लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन भी लिखा जाता है। तो वो ज़्यादा नहीं, आपको 1 और 1.5 पेज लिखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती आर्टिकल के अंदर। और थीसिस के अंदर आर्टिकल एक अलग पोर्शन होता है और लिटरेचर रिव्यू का अलग पोर्शन होता है, जबकि आर्टिकल्स के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिटरेचर रिव्यू भी लिखा जाता है। इसी 1.5 पेज के अंदर, 1.5 पेज के अंदर ही आपने लिखना है। तो आए हम इसके अंदर क्या क्या लिखना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, आपकी जो डिजीज़ है, आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो इशू है, आपने उसको डिफाइन करना है। ये बताना है कि आपका मसला है क्या, व्हाट। तो आप ये होता है, ये लिखते हैं आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। जो उसे पढ़ेगा उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो नंबर 1 पे आपने लिखना है कि आप व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर डिजीज़ और इशू। नंबर 2 जो है हाउ मच, तो ये बताना है ये मसला कितना बड़ा मसला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस चीज़ को बताने की ज़रूरत होती है, इसकी प्रेवलेंस को, इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं अब आप कि ये मसला अगर दरपेश होगा तो ये कितना बड़ा मसला क्रिएट होगा या कितना बड़ा मसला है ये बताने के लिए आपको उसका बर्डन बताने की ज़रूरत है। आप उस डिज़ीज़ की प्रेवलेंस बता दें, ग्लोबली बताएं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में बताएं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बता दें। ठीक है, और स्पेसिफिक रीजन की तरफ आते जाएं, यानी एक विजन को देखा जाए, बड़ी साइड से छोटी साइड की तरफ नैरो करते चले जाएं। यानी आप उस बर्डन को पहले या उस प्रेवलेंस को ग्लोबली देखें, फिर डेवलप्ड कंट्रीज में देखें, डेवलपिंग कंट्रीज में देखें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखें, और उसके बाद आप आ जाएं अपने स्पेसिफिक रीजन के अंदर जहां पे आप स्टडी कंडक्ट करवा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं WHO
ने स्टडी कंडक्ट की है तो उसने क्या बताया है, या फिर सीडीसी वालों ने क्या बताया। तो ये सारी चीज़ जो है जेंडर वाइज आप उसको प्रेवलेंस को बता सकते हैं, एज वाइज बता सकते हैं, डेमोग्राफिकली भी बता सकते हैं। यानी हाउ मच दूसरा पॉइंट है कि ये इशू कितना बड़ा है, इसके ऊपर आप 1.5 से 2 पैराग्राफ लिख लें तो काफ़ी होगा, नफ होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस बताने के लिए है। तीसरी बात जो है वो आपने यहाँ पे लिटरेचर ऐड करना होता है इंट्रोडक्शन के अंदर ही। मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आर्टिकल के अंदर आप कुछ लिटरेचर ऐड करेंगे तो लिटरेचर में क्या लिखेंगे? लिटरेचर में जो अब तक प्रीवियस वर्क हो चुका है वो लिखेंगे। आप बताएंगे इसके रिस्क फैक्टर्स, लिटरेचर क्या बताता है कि इसकी क्या क्या वजूहात है, वो आप एटियोलॉजीज बता देंगे। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी होती है लिटरेचर में, ठीक है। अगर आप कोई क्लिनिकल ट्रायल करवा रहे हैं तो आप बताएंगे इसके ऊपर ये वाला काम हो चुका है, ये वाली टेक्निक्स यूज हो चुकी हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी है तो आप उसको उस अंदाज से ही देखेंगे। तो लिहाजा तीसरा जो मेरा मेन पॉइंट है वो है लिटरेचर रिव्यू को ऐड करना, रिस्क फैक्टर्स को उसके अंदर ऐड कर देना, या प्रीवियस वर्क जो है उसको ऐड कर देना। नंबर 4 पे है रैशनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस को ऐड करना। तो आपने ये बताना होता है कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये क्यों अहम है, ठीक है। और अपना जो आपका प्रॉब्लम है इसको स्टेटमेंट में आपने बताना है। हाइपोथेसिस भी से एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप हाइपोथेसिस को यहाँ पे इंट्रोडक्शन के पोर्शन में ऐड कर रहे हैं तो आपको रिसर्च हाइपोथेसिस लिखने की जरूरत है। और रिसर्च हाइपोथेसिस होता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दूसरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है स्टडी। लास्ट पैराग्राफ में इससे ऊपर जो हमने अभी बताया है इसमें सब में आप रेफरेंस कोड करें, ठीक है, रेफरेंस पुट करें। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आपको उसके अंदर लास्ट इंट्रोडक्शन पोर्शन के लास्ट पैराग्राफ में रेफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि ये आपकी स्टडी का गैप है। आप पहले तमाम लिटरेचर को देखते हुए एक गैप क्रिएट करते हैं और फिर इस गैप को फिल करने के लिए ये वाली स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में आप अपनी स्टडी का गैप बताएंगे कि मैं ये स्टडी क्यों कंडक्ट करवा रहा हूँ। दर हकीकत लास्ट वाले 2 पैराग्राफ जो है, जो 2 पॉइंट हैं, रैशनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, स्टडी गैप, ये सारे एक ही तरह के होते हैं। और उसके बाद लास्ट वाली 2 to 3 लाइंस के अंदर या 1 to 2 लाइंस के अंदर आपने स्टडी का ऑब्जेक्टिव बता देना होता है। अक्सर ये एम पर्पस के नाम से भी होता है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव लिखें तो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि एम जो होता है वो मेजरेबल नहीं होता, इसको विदाउट एनी रेफरेंस लिखने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप जो कंप्लीट कर लेंगे वो आपका पोर्शन होगा इंट्रोडक्शन का। मैं एक आर्टिकल एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को